जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे। चलिए आज हम आप लोगों के लिए बिहार एसआई दरोगा, एनटीपीसी, एएलपी तथा बिहार एसएससी परिचारी के लिए साइंस का सेट लेकर 20 प्रश्नों का एक सेट लेकर हाजिर हुए हैं। और देखिए आप लोगों के बीच में पहला सेट साइंस का जा रहा है। इसे आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को परीक्षा में बहुत हेल्प मिलेगा। इसी ऐसे हम बहुत आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा ही सेट लेकर आने वाले हैं। पर डे के आसपास में लेकर आएंगे हम एक आप लोगों के लिए 20 प्रश्नों का एक सेट, वो भी साइंस का। चलिए आज से हम आप लोगों के लिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है। देखिए पहला प्रश्न क्या बोला है कि एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए जानिए। धारा से ले जाने वाली चालक पर, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर और विद्युत चुंबकीय पर। चलिए इस प्रश्न का टिक लगाइए। आप लोग आंसर लगाएं, लगाइए जल्दी। प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न संख्या पहला है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो होता है ना एसी। एसी विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसका आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए ये रहा। देखिए इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है। अब सत्य नहीं है पूछा है। ऑप्शन में क्या दिया है कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग केक बनाने में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड में एक घटक के रूप में यूज किया जाता है। और सोडियम कार्बोनेट घरेलू उद्देश्यों के लिए एक सफाई एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया। देखिए पृथ्वी पर का वर्ग कितना होता है, टी है। तो चंद्रमा पर इसका प्रभाव क्या हो जाएगा, रूट में 6 गुणे समय होता है। ऑप्शन कितना हो गया, ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, यानी रूट में 6 गुणे टी यही बराबर होता है पृथ्वी के आवर्तकाल के और चंद्रमा के बीच रिलेशन होता है। ऑप्शन कितना दिया है दोस्तों, ऑप्शन दिया है बी में। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला है कि बायोटीन तथा पेंटाथोनिक अम्ल किस श्रेणी में आते हैं। विटामिन बी समूह, एस्टेरॉयड समूह, अमीनो अम्ल, पिरिडीमिन। चलिए दोस्तों टिक लगाएं आप लोग। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी। कितना हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन कितना दिया है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। सत्य पूछा है हम लोगों से। क्या पूछा है, सत्य पूछा है। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। ठीक, अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटॉन की क्षति होती है। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटॉन का उत्सर्जन होते हैं और अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन की क्षति होती है। चलिए दोस्तों टिक लगाएं आप लोग। तो इस प्रश्न का उत्तर लगाएं आप लोग जल्दी। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया में दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, यही कथन क्या होता है, सत्य है। ऑप्शन ए सत्य है, यानी अपचयन अभिक्रिया में परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, ग्रहण होता है। ठीक, चलिए दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला है, आनुवंशिकता को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण खोज की। कहने का मतलब है मेंडल ने आनुवंशिकता से संबंधित कुछ नियम दिए थे, तो उस नियम में से सबसे विशेषता वाली महत्वपूर्ण नियम कौन था, वही हम लोगों से पूछा है। देखिए इसमें क्या दिया है, ए में दिया है ना कि स्वनिषेचन केवल पैतृक विशेषताएं दर्शाता है। बी में दिया है एक पिंगली सभी में संतानों केवल माता पिता में से एक ही तरह की दिखाई देते हैं। हार्मोन्स उत्पादन के कारण विशेषताएं प्रकट होती है। यौन प्रजनन करने वाले जीवों में कारकों का युग उनके अभिलक्षणों का व्यक्त
करता है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का टिक लगाएं आप लोग। देखिए, आनुवांशिकता, वो जो मेंडल थे ना, इनका आविष्कार, आनुवांशिकता का आविष्कार मेंडल साहब थे। इन्होंने क्या बोले थे कि जौन प्रजनन करने वाले जीवों में कारकों का युग्म उनके अभिलक्षणों को व्यक्त करते हैं। यही बात सत्य है। सबसे महत्वपूर्ण खोज इन्हीं का है। तो चलिए, ऑप्शन कितना हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन हो जाएगा डी। यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, इसमें क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा सबसे छोटा आयन है? सबसे छोटा आयन कौन है? सोडियम +1, एल्युमिनियम +3, मैग्नीशियम +2 और सिलिकॉन +4। तो सबसे छोटा आयन कौन है? किसका है साथियों? चलिए, इस प्रश्न का आंसर लगाएं आप लोग। सबसे छोटा आयन कौन है? टिक लगाइए जल्दी। चलिए, ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी सिलिकॉन 4 सबसे छोटा आयन है प्रश्न के हिसाब से। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, इसमें क्या बोला है? इसमें क्या बोला है कि हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? कहने का मतलब है ये सब जलीय जीव हैं, ये कैसे अपना जीवन प्रजनन करते हैं, इनका उत्पत्ति कैसे होता है, यही पूछा है। तो इनका उत्पत्ति कैसे होता है? जलीय जीव होते हैं ना, इन ज़्यादा हाइड्रा होते हैं ना, इनको काट दीजिएगा ना तो इनका जन्म एक अलग हो जाएगा। स्टारफिश भी होता है ना, इसको भी तो कोई अलग हो जाएगा। प्लेनेरिया भी इसी समूह से है। तो इनका उत्पत्ति पूछा नहीं कैसे होता है? तो इनका उत्पत्ति है, ऑप्शन लगाइए, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु द्वारा या पुनर्जनन द्वारा। तो दोस्तों, हाइड्रा, स्पीड और प्लेनेरिया का जो होता है ना, उत्पत्ति होता है पुनर्जनन द्वारा। कौन प्रक्रिया द्वारा? पुनर्जनन द्वारा। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, इसमें क्या बोला है कि बोस्टन ब्लॉट परीक्षण का उपयोग किसमें किया जाता है? वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण का उपयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन है मोनोडाइसैकेराइड, डीएनए, आरएनए यानी प्रोटीन। तो आप लोगों को इसी में से एक चुनना है। चलिए दोस्तों, टिक लगाएं आप लोग। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा? लगाएं, कौन सा ऑप्शन सही दिया इसमें? चलिए, टिक लगाएं आप लोग। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने ऑप्शन डी, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा ना, यानी प्रोटीन का संश्लेषण के लिए वेस्टर्न ब्लॉट का परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन डी सही है। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों, देखिए इसमें क्या बोला है आप लोगों से कि निम्न में से किस संघ में उष्ण रक्त वाले प्राणी होते हैं? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन कितना में दिया है? चलिए, टिक लगाइए आप लोग। देखिए, ऑप्शन कितना में दिया है दोस्तों? ऑप्शन दिया है सरीसृप, उपचर, मत्स्य, पंछी। तो जो पंछी वर्ग होती है ना, इसमें उष्ण यानी हल्का सा इनों का जो ब्लड होता है ना, वो गर्म होता है, महसूस होता है। तो उष्ण रक्त समूह वाले पंछी ही ग्रुप आते हैं, यानी जिसको बोलते हैं ए भी ना। तो चलिए दोस्तों, ये रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो गया पंछी वर्ग ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इसमें क्या बोला है, ध्वनि वह न्यूनतम आकृति क्या होगी जो मनुष्य सुनाई जा सकती है? मतलब कि ध्वनि मनुष्य, कौन सी ध्वनि मनुष्य को सुन सकता है? ये इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? तो मनुष्य कितने ध्वनि को सुनता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, तो चलिए दोस्तों, दिया देखिए 500 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज। तो जो मनुष्य होता है, यानी जो मनुष्य होता है, मानव होता है, ह्यूमन होते हैं, वो 50,000, 10,000 यानी 500 हर्ट्ज, किस हर्ट्ज से उनकी आवृत्ति सुनते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 20 हर्ट्ज।
कितना हर्ट्ज मनुष्य सुन सकता है? 20 हर्ट्ज, यानी आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर ये पड़ा, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है ना। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया? ऑप्शन बी, यानी 20 हर्ट्ज मनुष्य आसानी से सुन सकता है। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला है। 40 सेमी फोकस लंबाई का एक उत्तल लेंस है, अब 25 सेमी फोकस लंबाई के एक अवतल लेंस के संपर्क में है, संयोजन की शक्ति ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, यह आ गया लेंस से संबंधित एक बहुत ही खास प्रश्न है, आप लोगों के बीच में लाए हैं इसको। इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको देखिए एक फार्मूला जानकारी होना चाहिए आपको। क्या होता है? P बराबर 1/f। थोड़ा शॉर्ट में बनाएंगे, यहाँ पर विस्तार से नहीं बना सकते हैं ना। देखिए थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत है भी। तो 40 जो होता है ना, 40 को होता है क्षमता कितना होता है उत्तल लेंस का, प्लस में होता है, तो 40 का हो जाएगा 2.100 में 40 से भाग कर दीजिए, कितना हो गया? 2.5 हो गया। किसका क्षमता हो गया? ये क्षमता हो गया उत्तल लेंस के। अच्छा, अब अवतल लेंस का कितना हो गया? अवतल लेंस का कितना हो गया दोस्तों? तो अवतल लेंस का हो गया आपका 100 में 25 से भाग कर दीजिए, 4 हो गया, -4 ना, -4D, -4D है। ये कितना हो गया? रुकिए थोड़ा सा देखते हैं, फ्रेश लिखते हैं, -4D है ना, D लिख दीजिए। अब आपसे क्या पूछा है? संयोजन ना, तो देखिए किसका पल्ला भारी है? 4 ज़्यादा है ना, कितना कम, यानी उत्तल लेंस का हो गया 2.5, अवतल लेंस का क्षमता कितना हो गया? 4। तो इसको घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? -1.5D। कितना बचेगा? -1.5D। तो इसी प्रश्न का उत्तर कितना हो गया? ऑप्शन डी हो गया। अब कितना हो गया? ऑप्शन डी हो गया ना। तो देखिए दोस्तों, अगर विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ थोड़ा सा पढ़ना का दिक्कत है ना, थोड़ा दिक्कत है, इसीलिए हम इस शॉर्ट में बना दिए हैं। तो इस प्रश्न का कितना ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये प्लस होता है उत्तल लेंस की जो कैपेसिटी होती है, नहीं क्षमता होता है, वो प्लस होता है, और अवतल लेंस की जो होता है वो माइनस में होता है। अब 100 से 40 ले भाग क्यों दी? 40 फोकस दूरी है, और जो क्षमता होता है ना लेंस का, वो हमेशा मीटर में होता है। तो 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिएगा तो ऊपर जाके पलट जाता है, 100 ऊपर चला जाता है, बट्टा में जो होता है फोकस दूरी वहीं आ जाता है। तो उत्तल लेंस का कितना हो गया? 2.5, और अवतल लेंस का कितना हो गया? -4। तो दोनों घटा दीजिएगा तो कितना बच गया? 1.5 बच गया। तो इस प्रश्न का उत्तर वही हो गया। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला है कि अपघटन अभिक्रिया कब होती है? मतलब कि ना, प्रश्न पढ़कर इसका उत्तर लगाइए कि जब एक तत्व अन्य तत्वों को विस्थापित करके उत्पाद का निर्माण करता है। क्या यह अपघटन होता है? नहीं दोस्तों, यह विस्थापन होता है ना। जब एक अभिकारक विघटित होकर सरल उत्पादों का निर्माण करता है और ऊर्जा मुक्त करती है। जब एक अभिकारक विघटित होकर सरल उत्पादों का निर्माण करता है, और जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक एक उत्पाद का निर्माण करता है। तो चलिए दोस्तों, अपघटन में क्या होता है कि एक तत्व टूटकर अन्य तत्व का निर्माण करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। वैसी रासायनिक क्रिया जो किसी पदार्थ से टूटकर एक नया पदार्थ बनता है तो उसे अपघटन बोलते हैं या विघटन बोलते हैं ना। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों, देखिए इसमें क्या बोला है। निम्न में से कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के ताप नियम पर आधारित नहीं है? पूछा है कि निम्न में से कौन सा वैद्युत जूल के ताप के नियम पर आधारित नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर लगाइए आप लोग। टिक, इलेक्ट्रॉनिक केतली, इलेक्ट्रॉनिक आयरन, वैद्युत प्लग एवं स्विच, वैद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया, टिक लगाएं आप लोग, ऑप्शन हो गया बी, यानी वैद्युत प्लग जो स्विच होता है ना दोस्तों, ये तापन नियम पर आधारित नहीं होता है, जूल के ताप नियम पर आधारित नहीं होता है। चलिए दोस्तों,
चलिए देखिए ये रहा, प्रतिरक्षी बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन का नाम लिखिए। ठीक, प्रतिरक्षी बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन का नाम लिखना है प्रोथ्रम्बिन, ग्लोबिन, गामा ग्लोबिन, फाइब्रिनोजेन। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया दोस्तों? ठीक लगाइए आप लोग जल्दी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया गामा ग्लोबिन। क्या होता है? प्रतिरक्षी जो शरीर में होता है ना, एंटीबायोटिक जो उसको रक्षा प्रदान करता है, उस प्रोटीन का क्या नाम है? गामा ग्लोबिन। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों आज का ये हमारा रहा 20वां प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न। देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? आप लोगों को इस प्रश्न में टिक लगाइए कि निम्नलिखित में से जो कौन सा पदार्थ ऐसे है जो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है। ऊर्ध्वपातन ठोस जो द्रव में बदल जाता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो कौन सा ऐसा ठोस पदार्थ है जो गैस में बदल जाएगा? तो इस प्रश्न का ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, नाइट्रोजन, सुक्रोज, कैल्शियम, आयोडीन। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आप लोगों के ऑप्शन सी यानी आयोडीन। आयोडीन आप लोगों को ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है। ऑप्शन कितना हो गया दोस्तों? ऑप्शन हो गया डी ना। तो दोस्तों आज का ये मेरा वीडियो साइंस का पहला सेट आप लोगों के बीच में पहुंचा, कैसा लगा? इसमें बहुत आप लोग प्यार दुलार दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक लिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते